सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज की एमआरपी। सर एमआरपी क्या होती है? मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हमारे एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री के अंदर, जो कि इस आज हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर्स हमारे केमिकल काइनेटिक्स एंड बायोमोलिक्यूल। सर ये क्या कॉम्बिनेशन? ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मतलब बड़े चैप्टर के साथ छोटा चैप्टर, तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है फिजिकल और हमारे पास दैट इज ऑर्गेनिक का। बट ऐसे ही हमने करा है। सो आज के लेक्चर की बात जो करेंगे वो करेंगे हम एमआरपी की बात करेंगे, पीवाईक्यू है। ठीक है, इन दो चैप्टर की लास्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डी एंड एफ दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करी थी। आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। और एक आध हमने मेमोरी बेस्ड शिफ्ट भी अपनी एनालिसिस करी है, दैट इज क्वेश्चन उसमें डाले हैं जो कुछ शिफ्ट के नहीं थे, क्योंकि आप लोग तो भेजते नहीं, जो ढूंढ ढूंढ के मिलते हैं वही मैंने अपलोड कर दिए थे। सो आज के लेक्चर में हम कुछ बात करेंगे, तो कुछ डिस्कशन इस तरीके का रहेगा कि शायद मैंने 10 क्वेश्चंस के अराउंड, नॉट 10 बल्कि 8 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने काइनेटिक्स के कराए हैं, केमिकल काइनेटिक्स दैट इज सीके के। और 4 आपको होमवर्क मिले हैं। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। देन 5 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में मैंने वही चीज कराई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है यहाँ पे, तो ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। सो बायोमोलिक्यूल्स में वही चीज का डिस्कशन हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा ग्लूकोज। और मैंने बताया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये हमने ड्यूरिंग द लेक्चर ही बात करी है। तो जरूर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। आपको अगर कुछ और चाहिए हो, जैसे आप कहें कि इस चैप्टर के और क्वेश्चंस कराऊं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर ट्राई करूंगा। सो आप अच्छे, इससे क्या फायदा होगा सर? इससे ये फायदा होगा कि जो भी रिपीटेड पीवाईक्यूज आ रहे थे एमएसटी सीटी स्पेसिफिकली 2023-22-23 में, वो आपको पता लग जाएंगे कि एमएसटी सीटी क्या चाहता है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछता है और क्या क्या रिपीट करता है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाली शिफ्ट में भी रिपीट होंगे। तो बच्चों का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। तो हमें के की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁻2 मिनट इनवर्स। हमें ऑर्डर नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? हम सभी को पता है जब भी हमें ऑर्डर निकालना होता है तो होता है यूनिट ऑफ के से निकालते हैं। सो यूनिट ऑफ के जो होती है, यूनिट ऑफ के वो हमारी इक्वल होती थी आई गेस मोलैरिटी इंटू 1 - n सेकेंड इनवर्स के। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है हमारी n की वैल्यू क्या है सर? n हमारे पास होता था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकंड ले लो या मिनट ले लो, बेसिकली टाइम होता था। तो यहाँ पे मैं मिनट इनवर्स ले लेता हूँ। अब ये हमारे पास इक्वल है, इसकी यूनिट क्या है सर? इस रिएक्शन में यूनिट है के की मिनट इनवर्स। तो मिनट इनवर्स से मिनट इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू 1 आई, ये वाली क्वांटिटी हमारी हो जाएगी m1 - 1 is 0, सो m रेज टू पावर इज 1। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो यूनिट ऑफ के आ जाएगी वो आ जाएगी मिनट इनवर्स। तो ऐसे हमें सबसे पहले पता लगाना था कि इसमें ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, देन हम इसमें कंटिन्यू कर सकते थे अपने फॉर्मूले से। सो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वी ऑल नो फॉर द फर्स्ट हाफ का फॉर जो हाफ रिएक्शन है, टी हाफ का फॉर्मूला हाफ लाइफ वो है ln2/k या फिर 0.693/2 के, सॉरी 0.693/k। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। सो यहाँ पे आ जाएगा 69.3 डिवाइड बाई 2, लगभग 35 के आंसर आंसर आ जाएगा। 35 से थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये क्या है 70 के आसपास है, तो मैं 35 से जो भी छोटा होगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन बन गया। और टी हाफ ये तो फॉर्मूला किसी को पता ही होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं। Calculate the rate constant of a first order reaction if 90% of the reactant is consumed in 100 minutes। ठीक है, तो अब इस चीज को सीखते हैं। कोई भी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर वो 0 से 50% कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही है, फिर 50 के बाद वो जाएगी 75%, देन उसके बाद इस ये क्या कर रहा हूं मैं, जीरो जीरो से 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब 25 जो है 25 का हाफ क्या होता है सर? 25 का होता है 12.5, वो ऐड करेंगे तो आएगा 75.5। सिमिलरली सोन में 12.5 का हाफ करूंगा तो मेरा आ जाएगा 6.25। तो 6.25 में इसमें 87.5 में ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ये। अब यहीं तक बात करते हैं। एक रिएक्शन है वो पहले 0% है, फिर 0 से वो 50% पे गई कंप्लीट हुई, फिर 75% कंप्लीट हुई, फिर 87.5, फिर ये। तो 0 से जो यहाँ तक दैट इज 50% तक जाने में टाइम लगा वो लगा टी। ठीक है, 50 से 75 में जो टाइम लगेगा वो भी लगेगा टी, 75 से 87.5 में भी लगेगा टी, 87.5 से इसमें भी लगेगा टी। तो अगर मैं इसको कह लूं एक्स, कि मेरी जो ये टी हाफ कह देता हूँ, जो टी हाफ की वैल्यू है वो है किसके बराबर? टी के बराबर। और अब मुझसे पूछ लिया कि भाई आप बताओ टी 87.5 की वैल्यू।
मतलब 87.5% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं कहूंगा टी प्लस टी दैट इज 3t, या फिर 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सिमिलरली इसका भी निकाल लूंगा, और तो टी 75% मेरा क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ। ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला और ये और फोर, और वो हो जाएगा 93.75, हो जाएगा 4%। ठीक है, नाउ दो तीन फॉर्मूला और है, उसको भी लिखवा देता हूँ। एक फॉर्मूला है हमारे पास T90 के लिए, सर T90% जो होता है वो हमारा होता है 3.33 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सिमिलरली जो मेरा अब आ गया T99%, वो होगा मेरा ट्वाइस ऑफ T90। T99% है, ये होगा T90 का डबल। और एक और लिख लेते हैं T99.9%, ये मेरा होता है अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सो बेसिकली इसको हम टी हाफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज T99 को 6.66, बट थोड़ा सा सिंपली के लिए मैंने ऐसे ही बता दिया। सो ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और मैंने अपने मेमोरी बेस वाले डिस्कशन में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मतलब आ ही रहे हैं, और उसमें भी बताया था। सो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट बताना है, अगर हमारे पास 90% ऑफ द रिएक्शन कर देगा। अच्छा सर, तो T90 का फॉर्मूला क्या है? सर T90 का फॉर्मूला आपने वहां लिख रखा है, दैट इज 3.33 इंटू टी हाफ इज 0.693 बाय के। ठीक है सर, तो हमें अब क्या बताना है, ये किसके इक्वल है? कैलकुलेट द रेट। अच्छा, टाइम हमें दे रखा है इसका क्या, 100। ठीक है जी, क्या निकालना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो आपके पास आएगा 2.303/100 इज इक्वल्स टू के, और के की आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.023 मिनट में। सो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ आई। मैंने जान के इस टॉपिक पर टाइम दिया है, क्योंकि ये जरूरी थी कुछ फॉर्मूलाज बताने, और मैंने कुछ मेमोरी पेज में भी डिस्कस करा था, और उससे सवाल आया भी था। तो ये कुछ बातें आप जरूर याद रखिएगा, ये 4-5 बातें हमने करी हैं, और ये वाली बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ आई थिंक लेट मी गिव दिस क्वेश्चन टू यू एज एन होमवर्क। सो ये आपका फर्स्ट होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 100 टू 12.5%। क्या कह रहा है, ये एक रिएक्टेंट है, ए से बी में जा रहा है। शुरू में क्या था सर, ये पूरा ए होगा, दैट इज 100% होगा। अब ये 100% से डिक्रीज हो गया 12.5%। अगर ये 12.5% डिक्रीज होगा, अगर ये 12 तो ये कितना हो जाएगा सर, प्रोडक्ट हो जाएगा 87.5% बन जाएगा। इसका मतलब हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है T 87.5% की। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस। ये किसके इक्वल था सर, ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के, बस खत्म कर दीजिए। 3 इंटू टी हाफ इज 0.693 बाय के, इज दिस 0.231। सो यहाँ पे एक ये हटाऊंगा मैं पॉइंट, तो यहाँ 4 लगेंगे, यहाँ 3 लगेंगे, तो ऊपर बचेगा 10। दिस ये गया, ये आएगा 3 पे, तो 90 मिनट सेकंड सेकंड ही ना, हाँ, तो 90 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। कितनी सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया है, जो हमने पीछे अभी फॉर्मूला सीखा था उसी की मदद से, और एक चीज हमने ये यहाँ पे सीखी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट द टाइम नीडेड एंड टू फॉर रिएक्ट एंड टू डिकम फॉर रिएक्शन टू डिकम्पोज फॉर रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेंट होगा बेसिकली, रिएक्टेंट टू डिकम्पोज 99%। अच्छा, T99 का हमें बताना है, और हमें क्या दे रखा है, अगेन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। बाकी आप बेसिक से भी आ सकते हैं कि भाई के टी बराबर 2.303 लॉग ऑफ वगैरह से, बट जब फॉर्मूला मैंने बता दिया कि आपको डायरेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि टाइम बचाना है। टाइम क्यों बचाना है? क्योंकि मार्क्स आने, मार्क्स क्यों आने? क्योंकि भाई एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करना है, तभी तो ना। सो ये सब मैंने थोड़े से रैशनल थॉट बता दिया अपना। सो बेसिकली अब हमें बताना है T 99.9%, जो कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ T50 था, तो यहाँ पे आप 10 टाइम्स ऑफ T50 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2.30, नहीं 0.693 है ना, 0.693 बटे 0.576। सो ये कुछ आंसर जो भी आएगा मेरे हिसाब से ये शायद 12 मिनट के आसपास आएगा। बाकी एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एज एन होमवर्क। व्हाट इज हाफ लाइफ, अगेन सीधा सा क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला लगाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर का ही है। सो यहाँ पे आपको दूसरा होमवर्क भी इसी बात पर मिल जाता है। आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, और मैं आपका करेक्ट आंसर कर दूंगा, मे भी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई होगी तो। What is the time required for completion of 90%? अगेन 90% पे क्वेश्चन है। T 90% किसके इक्वल था सर, ये इक्वल था 3.33 इंटू टी हाफ। टी हाफ क्या होता है सर, 0.693 बाई के। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक बेहतरीन चीज मिलेगी, दैट इज 3.303 बाई के। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन परसेंटेज दैट रिमेन्स आफ्टर 60 मिनट्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रहा हूँ बेसिकली, आर लिख लेते हैं ना रिएक्टेंट। अब ये पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ होगा आफ्टर 60 मिनट्स इन्वॉल्व इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 60 मिनट्स के बाद कितना होगा, ये टी इज इक्वल टू जीरो पर ये पूरा होगा, ये 100% होगा, ये 0% होगा। अब टी इज इक्वल टू कुछ टी टाइम में, जो कि है 60 सेकेंड, 60 मिनट, टी इक्वल टू 60 मिनट में ये कुछ होगा होगा डिकम्पोज 100 - x, और ये कुछ x बनाया होगा, तो x की वैल्यू हमें बतानी नहीं, 100 - x की वैल्यू बतानी है। सो कैसे करेंगे सर, काफी लंबा इसको हम कर सकते हैं, बट एक चीज मैं कहता हूँ, आप सबसे पहले निकाल लो टी हाफ। टी हाफ क्या होता है सर, 0.693 बाई के। पता तो लगेगा टी हाफ कितना है। ठीक है सर, निकाल लेते हैं, आप कहते हैं तो। सो 0.230, ये पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाऊंगा, तो एक आगे आएगा। सो आई थिंक इंटू 10 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली, जब ये यहाँ पे तीन नीचे आएंगे पॉइंट, ऊपर आएंगे 1 2 3 4 5, 5 ऊपर आए, तीन नीचे आए, सो यहाँ पे 2 0 लगाने होंगे मुझे, 100 जाएगा। सो ये मेरा लगभग हो जाएगा इक्वल, आई थिंक लेट मी डू इट यहाँ पर, 230.3 डिवाइड बाई, सो ये मेरा हाँ, ये आ रहा है मेरा 30 मिनट के आसपास। ये आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, टी हाफ की वैल्यू आ रही है 30। अब क्या पूछे, अब क्या पता लगता है जैसा कि 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। सर 60 मिनट, 60 मिनट इज जस्ट दी डबल ऑफ टी हाफ, तो इसका मतलब ये है, ये बात कर रहे हैं टी 87.5% की। क्या मतलब हुआ कि टी मतलब 87.5% जो रिएक्शन हो चुकी है, मतलब एक्स की वैल्यू है 87.5, दैट इज इन परसेंटेज, क्योंकि ये भी मैंने 100% ही माना था इनिशियली। तो मेरी वो कितना रिएक्शन रिएक्टेंट जो है, कितना वो बचेगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा सर, 12.5। आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप आपको इसी चीजें से समझ में आ गया कि टी हाफ की इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में बताई गई। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बेस हमारे पास ये आता है कि रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इफ CH3 भी आ रही है। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे। ये SN2 रिएक्शन हमें दे रखी है, उसी का रेट लिखते हैं हम। जरूर हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स वाले में इसकी बात अच्छे तरीके से डिटेल में करेंगे। सो यहाँ रेड लॉ लिख रखा है इन्होंने। अब इससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि इनकी पावर 1 है, तो ऑर्डर हमारा रिएक्शन का 2 है, विद रिस्पेक्ट टू CH3 Br 1 है, और इसके भी रिस्पेक्ट में 1 है। तो क्या होगा अगर हमने CH3 Br की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी सर, हमारा रेट सीधा सर डबल हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट आई थिंक लेट मी गिव दिस टू योर होमवर्क। सो आई थिंक ये थर्ड होमवर्क होगा आज का। तो तीसरा होमवर्क आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो ये इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा, जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाला, जिससे हमें रेट लॉ कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते हैं। सो इसमें जो है, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सवाल आता ही आता है हर हाल में, पूछते ही पूछते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ MST CT। देन उसके बाद हमने ये थोड़ा सा रेट लॉ वाला देखा, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड, एक सवाल करा, एक सवाल होमवर्क दिया। ऐसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है, तो इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मुझे रेट लॉ लिखना हुआ इन सब की टर्म्स में, तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ dN2O5/dt डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ये कम हो रहा होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इज इक्वल्स टू। माइनस माइनस नहीं लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी, DNO2/dt डिवाइड बाय 4, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा DO2/dt के। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर बैलेंस। और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये मैंने इक्वेशन अपनी तैयार कर ली। अब देखते हैं मुझे गिवन क्या है। यू आर गिवन विद द रेट एट विच N2O5 डिसअपियर्स। अच्छा सर, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि जिस रेट से N2O5 डिसअपियर हो रही है, उसको हम कहेंगे माइनस ऑफ dN2O5/dt इज इक्वल टू 0.02, आगे यूनिट जो भी है। अब हमें क्या बताना है सर, किस रेट पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है। सो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, माइनस DN2O5/dt की वैल्यू क्या दे रखी है सर, 0.02 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये जो हमें निकालना है, इसको फॉर द टाइमिंग आई एम सेइंग भाई, थोड़ी आसानी के लिए x, तो मेरे आ जाएगा x। सो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.01, जो भी यूनिट है वो आप एज इट इज लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ होगा। द नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन सिमिलर बेस क्वेश्चन है, 2NO2 गैस है, गिव्स 2NO + O2। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस del NO2, सेम हमें दे रखा है वही,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO दे रखा है। सो यहाँ पे जो है आई थिंक NO2 होगा ये, जितना मेरा ख्याल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है, सो यहाँ पे आई थिंक इट शुड बी माइनस ओनली। बाकी यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, एक बार जरूर क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और आंसर जरूर बताइएगा। सो इसका आंसर जो भी होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये है आपका होमवर्क। सो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क हो गया है, होमवर्क नंबर 4 आई थिंक सो। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो अपने थोड़े से बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े चैप्टर के साथ एक थोड़ा सा छोटा चैप्टर ले लें, जो कि ऑल ताकि आपके रिवीजन भी जल्दी हो जाए और हम छोटा और बड़े चैप्टर के कॉम्बिनेशन से अपनी वीडियोस कर पाए। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमें डिस्कस करने हैं, तो वही हम कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक, जो भी था। जीरो ऑर्डर पर एज सच क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड ऑर्डर पर इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा है नहीं आए, बट थोड़े बहुत आए हैं, बट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पर फोकस करना है। तो बायोमोलिक्यूल्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में से जो हमारे पास है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मोनोसेक्राइड। फिर मोनोसेक्राइड्स में से भी जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो है हमारे ग्लूकोज साहब। ये ग्लूकोज साहब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आती है वो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की आती हैं, जो 6 रिएक्शन है जो बताती हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। वहीं से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट CH, अच्छा मतलब फॉर्मल जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड CH2 ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज टू COOH ग्रुप। अच्छा मतलब हमें जो है क्या करना है, कार्बोक्सिलिक में करना है। मतलब क्या करना है सर, ऑक्सीडाइज करना है। सर ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ लीजिए। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग? नो सर, ये तो बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, HI, तो इसको हटा दीजिए। देन हमारे पास सेकंड आता है ब्रोमीन वाटर। यस सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखते हैं अभी। एसिडिक एनहाइड्राइड? नो सर, ये हमारे पास एस्टेरिफिकेशन में काम आएगी। डाइल्यूट? हाँ सर। तो अभी हमें क्या चाहिए सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए सर, रिड्यूस। हमें पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बना देता हूँ, ये होता है CH OH की पावर नहीं, OH चार होगा, देन CH2OH। सो हमें इन दोनों, दैट इज इसको और इसको, किसको सर, इसको और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, COH में। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इसको तो कर देता है बट इसको नहीं कर पाता। ब्रोमीन वाटर हमारा CHO को कर देगा कन्वर्ट, बट CH2OH को नहीं कर पाता, क्योंकि हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए होगा। तो हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को कन्वर्ट करना है। अगर हमें खाली कार्बोनाइल ग्रुप को करना होता, दैट इज CHO को, तब हमारा चल जाता ब्रोमीन वाटर, बट अब नहीं चलेगा। और इनके एसिड्स भी बनते हैं, एक में ग्लूकोनिक एसिड बनता है, एक में सैकेरिक एसिड बनता है। इसका भी, ये भी, इसके भी दोनों के नाम इंडिविजुअल जरूर पता होने चाहिए। तो ब्रोमीन वाटर से हमारा ग्लूकोनिक बनता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हमें सैकेरिक बनता है। हमें क्या बनाना है, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट कराना है, तो हमें सैकेरिक बनाना है, और हमारा आंसर हो जाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास रिंग फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। सर हम सभी को पता है कैसे होता है सर, वो ऐसे होता है कि ये हमारे पास CHO ग्रुप है, देन हमारे पास यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए 3, देन ये आ जाता है चौथा, दिस, दिस एंड दिस। अब जो चीज होती है ना वो ये होती है, अगर नंबरिंग करने जाएंगे हम सीधी सी IUPAC की या वैसी कैसी भी, तो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि दिस इज दी मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है हमारा सबसे एल्डिहाइड। तो 1 से लेके यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें आ जाएंगे, ये 5 आ गया, ये सीखा गया। अब क्या होता है, जो अटैक होता है वो इस कार्बन पे होती है डेल नेगेटिव, इस कार्बन पे होता है डेल पॉजिटिव, अपना वी ऑल नो। यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, क्योंकि ये बॉन्ड होता है यहाँ शिफ्ट, ऊपर शिफ्ट होने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ के यहाँ पे आ जाता है, और ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देता है। तो अब जो अटैक होता है, उस अटैक के बाद कुछ इस तरीके का मंजर नजर आता है कि ये हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब होके आपका यहाँ पे चला जाता है, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है पूरी तरीके से। सो ये बनता है। सो अटैक किसका हुआ सर, हमारे पास CHO, दैट इज फॉर्माइल ग्रुप, जो कि फर्स्ट कार्बन पर है, उससे उस पर अटैक हुआ है, किससे, फिफ्थ कार्बन पे। सो C5 देखना है, C4 हटा दीजिए, C5 ठीक है, C5 ठीक है, हटा दीजिए। और दूसरी चीज क्या है सर, फॉर्मलाइज, दैट इज CHO ग्रुप। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये चीज आप सभी को आनी चाहिए कि रिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो आखिर बनता कैसे है, ऐसे ही नहीं बनता कि बस रिंग बना दी और स्ट्रक्चर बन गया। उस पर अटैक होता है फिफ्थ कार्बन का। सेम हमारे पास ये कीटोन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कीटोन में हमारे पास सेकंड पर कीटो ग्रुप होता है, और फिफ्थ वाला ही अटैक करता है, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। Next, identify the product obtained when glucose is treated with excess acetic anhydride. So we all know acetic anhydride क्या होती है सर, acetic anhydride ये होती है,
सर जब एसिटिक एनहाइड्राइड से जेट कराते हैं तो सर हमें पता है हमारे पास एस्टर बनता है। तो एस्टर बनता है तो एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ी है। तो एस्टरिफिकेशन हमने सभी ने पढ़ी है, किसमें, अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। सर आपने नहीं पढ़ा है? हाँ जी, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, एस्टरिफिकेशन की बात जरूर करेंगे। तो फिलहाल हमें पता है ग्लूकोज पेंटा एसिड बनता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कंफर्म करो कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। सर ये कार्बोनाइल ग्रुप, अच्छा। तो अब काफी सारे इसमें डिबेटेबल बातें आएंगी कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अच्छा तो ये कैसे पता लगाएंगे? ब्रोमीन वाटर, हाँ सर ब्रोमीन वाटर तो इसे ऑक्सीडाइज कर देता था, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी इसे ऑक्सीडाइज कर देता था। हाइड्रोजन साइनाइड क्या करेगा सर, ये इस पे अटैक करके ग्लूकोज साइनाइड बना देगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, सर एसिटिक एनहाइड्राइड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो हटा देते हैं क्योंकि वो अल्कोहल ग्रुप्स की बात करती है हमसे, 5 OH ग्रुप है, ठीक है सर। हाइड्रोजन साइनाइड, सर इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? सो बात ऐसी है, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है सर, कीटोन या एल्डिहाइड, ठीक है। क्या ब्रोमीन वाटर ये बता सकता है कि ये कीटोन है या हमारे पास एल्डिहाइड है? सर ये तो थोड़ी बहुत वो हो जाएगी कि हमारे पास ये बता सकता है या नहीं बता सकता, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर है वो ऑक्सीडाइज करेगा, बट ब्रोमीन वाटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड को ही कर सकता है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग? सो ये आप इसी बात पर ले लीजिए अपना होमवर्क, शायद होमवर्क नंबर 5 होगा ये, मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए क्योंकि अभी तो करा है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कीटो हेक्सोस फ्रॉम द फॉलोइंग। सर कीटो हेक्सोस का मतलब क्या है? सर ऐसी शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप हो और 6 कार्बन हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ कीटो हेक्सोस। अच्छा जी, तो कीटो, सर कीटोन ग्रुप किसमें होता है? हमें पता है फ्रक्टोस में होता है, और 6 कार्बन भी हमारे फ्रक्टोस में ही होते हैं। तो फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आता है। CHOH, यहाँ पे 3 होते हैं। देन हमारे पास CH2OH, ये हमारे पास 6 कार्बन, और ये 6 कार्बन के लिए भी यूज हेक्सोस, क्योंकि शुगर है तो हेक्सोस, और कीटो इज फॉर कीटोन के लिए कीटो ग्रुप। सिमिलरली ग्लूकोज को क्या कहते होंगे सर? ग्लूकोज में हमारे पास क्या होता है? एल्डो। एल्डो मतलब सर एल्डिहाइड के लिए। कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। शुगर है, हाँ सर शुगर है, तो उसके लिए हेक्स 6 के लिए, ओस शुगर के लिए। तो एल्डो हेक्सोस किसका होता है सर? ग्लूकोज का नाम होता है। ये भी साथ साथ बता दिया आपने, अच्छा करा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो बताइए सर, फ्रक्टोस होगा, ये तो आपने देख लिया। कीटो एक्सोस फ्रक्टोस को कहते हैं। फ्रक्टोस में एल्डिहाइड वो होता है, कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड हमारा ग्लूकोज में होता है। नेक्स्ट, विच रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ग्लूकोज? कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो बताता था कि हमारा जो स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज में वो, सो ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, उसको जब हम रिड्यूस करा दिया करते थे HI, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ही कह लीजिए, तो वो हमें दे दिया करता था स्ट्रेट चेन, दैट इज एन हेक्सेन, विच प्रूव्स कि ग्लूकोज हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। सो HI हमें पता था कि ये हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आई गेस हमारे ग्लूकोज के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का। बाकी अमाइनो एसिड्स आर अ बिट इंपॉर्टेंट एज वेल, बट नॉट एज मच एज ग्लूकोज जितना है। और ऑल्सो प्रोटीन भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो एन हेक्सेन बन गया है। हमने ग्लूकोज, हमने आज के लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल काइनेटिक्स की बातचीत करी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को लेक्चर में मजा आया होगा, और आप हमारे और भी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हमने काफी सारे लेक्चर्स डिस्कस कर दिए। आई थिंक दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर। सो पहले ही हम 6 चैप्टर्स को और डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन हमारे हो चुके हैं। तो फिजिकल हम मैक्सिमम कवर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद आइदर कोऑर्डिनेशन, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक इज अ वेरी गुड पोर्शन और उससे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसकी कोशिश कोशिश भी ये रहेगी कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके डिस्कस कर पाए अपनी ऑर्गेनिक के। तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके मोर चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखिएगा, और हमने उसका भी डिस्कशन कर रखा है, दैट इज हमारे मेमोरी बेस का भी अभी डिस्कशन आया है हमारे पास 27-28 अप्रैल वाला, तो उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। जितने मिल पाते हैं उतने करते हैं। बिल इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप लोग भेजते नहीं। तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, बताएंगे कि आपके पास क्वेश्चन है, तो हम उनको भी जरूर कराने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।